ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में भी हम 3 केस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, नॉर्मल एल्कीन या एल्काइन पे अगर मैं कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल डालता हूं तो हम लोगों ने देख चुके हैं जो वहां पर हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो मिलने वाला है। बट बेंजीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, यानी कोई भी एरोमेटिक सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाता है। और इसका जो मेजर रीजन है वो ये है, अगर बेंजीन का कोई एक पाई बॉन्ड पे मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाता हूं तो बेंजीन का एरोमेटिसिटी जो है वो हमारा खराब हो जाएगा और उस कारण पे हमें एक बहुत ही ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर बेंजीन पे मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल डालता हूं तो व्हाट हैपेंस इज, वो वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और उस जगह पर खुद जाके बैठ जाता है और H का E से ये रिप्लेसमेंट जो है उसी को हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर EASR के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका मैकेनिज्म जो है वो हमें देखना पड़ेगा, जो किस तरीके से ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड करता है। सो लेट्स सी द मैकेनिज्म। नाउ सबसे पहले स्टेप में अगर मैं देखूं तो ये है मेरा बेंजीन रिंग और यहां पर मैंने डाला E+। तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रोफाइल पे करता है अटैक और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हुए यहां पर जो बनेगा, क्या बन जाएगा हमारे पास। मान लो ये ऊपर वाला कार्बन पर E ऐड हुआ तो ये हमारे पास प्लस बन जाएगा, राइट। अच्छा, ये जैसे ही प्लस बनेगा, ये प्लस हम देख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है क्योंकि इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमारा क्या बन जाएगा। देखो यहां पर प्लस, यहां पर भी डबल बॉन्ड, फिर E और H, या फिर E वाले को वापस कुदवाओ, यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर प्लस, तो इसका जो नेट स्ट्रक्चर होता है वो इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड ही होने वाला है। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिलोकलाइज्ड है, यहां पर E है, यहां पर H है और इस पे हमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और आरेनियम आयन और वेलेंट इंटरमीडिएट। एक्टिवेटेड सिग्मा कॉम्प्लेक्स और आरेनियम आयन और वेलेंट इंटरमीडिएट। तो सबसे पहला स्टेप में जो है वो हमारा यहां पर एक्टिवेटेड
सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा फॉर्म होता है। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास ये वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है उसको वापस बना लेता हूं मैं एक बार। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल अकेला तो आया नहीं होगा, कोई ना कोई एक बेस होगा, उसके साथ कोई ना कोई तो एक बेस आया ही होगा साथ में। केवल प्लस तो मार्केट में मिलता ही नहीं है, कोई ना कोई एक माइनस वाला स्पीसीज भी है। वो वाला बेस ये वाला हाइड्रोजन को स्नैच करता है और यहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हमारा रिमूव होता है और सिग्मा बॉन्ड रिमूव होते हुए वापस ये अपना एरोमेटिसिटी को रिगेन करता है और हाइड्रोजन की जगह पर हमारा ई जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ EASR और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, जनरली the first step is the RDS and the slow step। पहला वाला स्टेप ही हमारा RDS होता है और हमारा स्लो होता है जनरली स्पीकिंग। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा that will be proportional to concentration of benzene into concentration of electrophile। तो this is a second order ये जो है वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। यहां पर और क्या क्या है कॉन्सेप्ट? क्लासिक E प्लस एंड करस्पॉन्डिंग नेम। तो कुछ कुछ हमें यहां पे हम लोगों का सिलेबस में मेंशन इलेक्ट्रोफाइल्स है तो वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है, अगर R प्लस होता है तो इन दैट केस बेंजीन हमारा कन्वर्ट होता है कोई भी अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन पर, एंड दैट इज कॉल्ड the Friedel-Crafts alkylation। And that is called the Friedel-Crafts alkylation। दूसरा, RC डबल बॉन्ड O प्लस बेंजीन इस पर कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड O R पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Friedel-Crafts acylation। थर्ड, अगर हैलोजेंस है X प्लस तो दिस इज कॉल्ड कैटालाइटिक
halogenation, fourth is a NO2 plus, and यहां पर बन जाता है NO2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। एंड फिफ्थ HSO3 प्लस। तो यहां पर हमारे पास बन जाता है SO3H, एंड दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। तो मेन हम लोग के सिलेबस में ये 5 रिएक्शंस जो है वो दिया हुआ है, और इन 5 रिएक्शंस के बारे में ही हम लोगों को मेन चर्चाएं जो है वो करनी है। इनिशियल लेवल पे मैं 5 का मैकेनिज्म एक एक बार बता दूंगा, एंड फिर उन टॉपिक्स के डिटेलिंग जो है वो हम धीरे 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 करते रहेंगे। पहले बेसिक देख तो लेते हैं, जो हम लोग किस तरीके से ये सारे रिएक्शंस को आगे की तरफ प्रोसीड करवाते हैं। अच्छा, सल्फोनेशन इज अ बिग एक्सेप्शन। In sulfonation, the second step is the RDS. In all other cases, first step is the RDS. Okay, right. अच्छा, RDS पर डिपेंड क्या करेगा? लेट्स सी, जो RDS चेंज होने पर मेन फर्क जो है वो हमें किस बात पर पड़ता है, देखते हैं उसको। ओके, सो नाउ लेट्स सी द काइनेटिक isotopic effect in EASR. The kinetic isotopic effect in EASR, हम सबसे पहले इस चीज को देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है? अच्छा, क्या है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट? लेट्स सी। 2 कंपाउंड्स लो, एक C6H6 है, यहां पर मैंने डाला NO2 प्लस। NO2 प्लस कैसे बनता है बात में देखेंगे, ठीक है? और दूसरा यहां पर मैंने डाला NO2 प्लस। जो ऊपर वाला रिएक्शन है इसका रेट है मान लो R1, और ये वाला रेट जो है दैट इज R2। कंपेयर R1 एंड R2। ओके, अच्छा, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है।
In nitration, the first step is the RDS. That is, first step क्या था? Attack of aromatic ring to the electrophile. Electron density in both the rings are practically equal. Electron density in both the rings are practically equal. और सिंपल सी बात है, R1 नॉट एग्जैक्टली इक्वल, लेकिन लगभग हमारा इक्वल ही होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाइज कोई डिफरेंस तो है नहीं. CH और CD बॉन्ड is broken in the non-RDS step. CH और CD bond is broken in the non-RDS step. वो तो फर्स्ट स्टेप में टूट रहा है, तो that simply implies no isotopic effect is observed. कोई भी आइसोटोपिक इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा ही नहीं इन द केस ऑफ नाइट्रेशन. C6H6 या C6D6 दोनों का ही जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारा प्रैक्टिकली इक्वल ही होने वाला है. ओके, नाउ वहीं पर अगर मान लो मैं करता हूं सल्फोनेशन, यहां पर मेरे पास है इस पर मैं डालता हूं SO3H+, और दूसरा सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो ड्यूट्रियम से, और उस पर मैं डालता हूं SO3H+. तो इन दैट केस यहां पर है मान लो रेट इक्वल्स टू R1 और यहां पर रेट है R2. और ये वाले केस में हमें कोई बोला जो कंपेयर R1 एंड R2, कंपेयर R1 एंड R2. तो यहां पर हम लोग R1 और R2 को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, सबसे पहले उसके बारे में देखो. अच्छा, यहां पर सेकेंड स्टेप RDS होता है. सो हियर CH बॉन्ड और CD बॉन्ड is broken in the RDS step, the rate determining step.
जो CH बॉन्ड है और जो CD बॉन्ड है वो हमारा RDS स्टेप पर ही ब्रेक हो रहा है. नाउ everybody of us know it. CD bond is stronger than CH bond. CD bond is stronger than CH bond. और CD bond क्योंकि CH bond से stronger है तो ऑब्वियस सी बात है R1 will be greater than R2, क्योंकि पहले वाले पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, दूसरे में कार्बन ड्यूट्रियम बॉन्ड को तोड़ना है. कार्बन ड्यूट्रियम बॉन्ड जो है वो हमारा स्ट्रॉन्गर होने के कारण वो हमारा ज्यादा मुश्किल से टूटने वाला है. एंड उस कारण पे बेंजीन पे हमें रिएक्शन का रेट जो है वो ज्यादा मिलने वाली है. तो सिंपली हम बोल सकते हैं जो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन सल्फोनेशन. तो बात बहुत साधारण सा है. सल्फोनेशन के अलावा जो भी रिएक्शन दे दे उन हर रिएक्शन पर ही हमें कहीं पर भी जो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा. बट सल्फोनेशन के केस में हमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है. आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू अस. तो हम लोग एक एक करके बेसिक लेवल पे सारे के सारे रिएक्शंस देख लेते हैं. यानी बेसिक रिएजेंट्स हम लोग केवल यहां पर देखेंगे. उन सारी चीजों का यानी फ्यूडल का अल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड उसके बाद नाइट्रेशन, कैटालाइटिक हैलोजिनेशन और सल्फोनेशन का एक बार पहले हम बेसिक देख लेंगे और उसका जो डिटेल्ड चर्चाएं हैं वो हम बात पे जाके वापस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम जो देखेंगे यहां पर वो क्या है, mechanisms of important EASR reactions. Okay. Now यहां पर बेंजीन है और यहां पर मैं डालता हूं RCl और साथ पर मैं डालता हूं एनहाइड्रस AlCl3. साथ में मैं यहां पर डालता हूं एनहाइड्रस AlCl3. तो यहां पर प्रोडक्ट जो बनता है ओके. नाउ क्या होता है यहां पर, एनहाइड्रस AlCl3 is a Lewis acid. एनहाइड्रस AlCl3 हम साफ साफ देख सकते हैं वो एक लिविस एसिड है क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो भर भर के प्रेजेंट है. तो RCl यह है AlCl3. सो क्लोरीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल पे डोनेट हुआ और एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल पे डोनेट होते हुए बन जाएगा RCl प्लस AlCl3 माइनस. अब क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिस कारण पे
ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, क्लोरीन अपने पास खींच लेगा विद द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल R प्लस AlCl4 माइनस। ऐसे R प्लस 100% टाइम पे नहीं बनता है, कुछ केसेस देखेंगे जहां पे R प्लस प्रॉपर बनता नहीं है, लेकिन चलो अभी फिलहाल उस कॉम्प्लिकेशन पे मत जाओ। यहां पर R प्लस जो है वो हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से जनरेट होने वाली है, ठीक है। नाउ यहां पर क्या होगा, सबसे पहले बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हमारा R प्लस पे करेगा अटैक, और R प्लस पे अटैक करते हुए बनाएगा द आर्सेनियम आयन यहां पर प्लस, एंड दिस इज गोइंग टू बी द RDS, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एज डिस्कस्ड, ठीक है। नाउ AlCl4 in equilibrium will give me again AlCl3 plus Cl minus, और वहां पर ये R है, ये H है, ये प्लस है, Cl माइनस जो है वो यहां पर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहां पर जंप मारेगा, और जंप मारते हुए बनाएगा R. This is the fast step. So that is the general mechanism of Friedel-Crafts. This is the mechanism of Friedel-Crafts alkylation. ठीक है, तो पहला रिएक्शन हमने देख लिए हैं, जो Friedel-Crafts alkylation में किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। नॉट 100% जनरेट, बट 99% केस में इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हम जनरेट करते हैं। क्लियर? ओके, दूसरा क्या है यहां पर, Friedel-Crafts acylation। अच्छा, Friedel-Crafts acylation में क्या होता है हमारे पास रिएक्शन में, हम डालते हैं बेंजीन रिंग पर RCOCl और साथ में डालते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो जेनेरिक प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्म होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O R। जो जेनेरिक प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O R। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन R क्या है, दो अलग अलग मैकेनिज्म्स जो है वो हमारे पॉसिबल होता है। तो दोनों के दोनों मैकेनिज्म हम लोग यहां पर देखेंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म 1, ओके। नाउ R C डबल बॉन्ड OCl एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल पे क्लोरीन किया अपना लोन पेयर डोनेट, और डोनेट करते हुए सबसे पहले बनाया AlCl3 माइनस।
एंड नाउ ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर जंप, और ये वाला पार्ट हो गया बाहर। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो बना RC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस प्लस AlCl4 माइनस। सो दैट इज द फर्स्ट मैकेनिज्म दैट वी कैन सी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग, और ये वाला बेंजीन रिंग जो है वो यहां पर जाके करेगा अटैक। कार्बन पे स्ट्रॉन्ग डेल्टा प्लस था, और कार्बन पर स्ट्रॉन्ग डेल्टा प्लस होने के कारण यहां पर जाके अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को वापस मिल गया है, C डबल बॉन्ड O R plus. So this is the slow step, and hence this is the RDS. Now on the other hand, AlCl4 minus will again and this Cl minus snatches this hydrogen. ये वाला बॉन्ड होता है जंप, और इस तरीके से एसाइलेटेड प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से जो एसाइलेटेड प्रोडक्ट है वो हमें यहां पर मिलने वाला है। राइट, नाउ दूसरा क्या है? अच्छा हाँ, ये वाला स्टेप फास्ट स्टेप है। सल्फोरेशन के अलावा स्लो फास्ट का देखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, हमेशा यही होने वाला है। सेकेंड वाले मैकेनिज्म में ट्राई टू रियलाइज जो RC डबल बॉन्ड O Cl है, लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास भी है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां का वैकेंट ऑर्बिटल पे डोनेट करे, और यहां के वैकेंट ऑर्बिटल पे डोनेट करके हमारे पास जो बनेगा RC डबल बॉन्ड O AlCl3 Cl O पर प्लस, एल्यूमिनियम पर माइनस। सो दैट इज द मेन इलेक्ट्रोफाइल दैट वी आर लुकिंग फॉर। यानी प्रॉपर यहां पर RCO प्लस बनता ही नहीं है, प्रॉपर जो है वो यहां पर RCO प्लस जो है वो हमारा बनता ही नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, O पे प्लस होने के कारण ये वाले कार्बन पर एक सब्सटेंशियल डेल्टा प्लस जो है वो क्रिएट हुआ है। सो व्हाट हैपेंस इज, यहां पर हमारे पास है बेंजीन रिंग, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो है RC डबल बॉन्ड O AlCl3, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का यहां पर होगा अटैक। बॉन्ड जो है वो हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और बन गया C R O AlCl3, एल्यूमिनियम पर माइनस है Cl, तो ये सबसे पहले हमारे पास बना, दिस इज द स्लो स्टेप। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, एल्यूमिनियम पर माइनस है, कभी ना कभी तो ये वाला वापस आएगा, तो ये वाला यहां पर जंप मारा,
Cl minus is a good living group. Cl minus leaves. तो C डबल बॉन्ड ओ R H प्लस और साथ में पैदा हो गया Cl माइनस। AlCl3 हमारा अलग हो गया है एंड अब यहां पर ये स्नैच कर लिया हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन को स्नैच करते हुए वाया फर्स्ट स्टेप ये कन्वर्ट हो गया अब बात है दोनों मैकेनिज्म में कौन सा सही है। जवाब बहुत सिंपल है, बोथ the processes occur simultaneously। ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो है वो हमारा हमेशा साइमल्टेनियस होगा। थर्मोडायनामिकली the first path is a more favored than थर्मोडायनामिकली जो पहला पाथ है वो हमारा दूसरे वाले पाथ से ज्यादा फेवर्ड होने वाला है, लेकिन होगा दोनों ही, ऐसा नहीं है जो एक होगा और दूसरा जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। मूविंग ऑन, थर्ड, कैटालाइटिक हैलोजिनेशन। तो यहां पर हम लोग क्या डालते हैं, हमारे पास एक नॉर्मल बेंजीन रिंग अगेन, और यहां पर हम डालते हैं Br2 और लिविस एसिड की तरह हम नॉर्मली यूज करते हैं FeBr3। ओके, नाउ FeBr3 ब्रोमीन जो है वो हमारा Fe के वैकेंट ऑर्बिटल पे डोनेट करते हुए बना देगा FeBr3 एंड ये वाला ब्रोमीन का प्लस जो है वो ये वाले ब्रोमीन को सब्सटेंशियली वीकन करेगा। तो ये ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड वीकन होगा और ये वाले ब्रोमीन पे सब्सटेंशियल डेल्टा प्लस जो है वो क्रिएट होगा। अच्छा, प्रॉपर Br प्लस FeBr3 के केस पे बनना थोड़ा टफ होता है, ऐसे बनता है, तुम इसको सोच सकते हो Br प्लस Br प्लस एंड FeBr4 माइनस, लेकिन एक्चुअल में अगर हम थोड़ा गौर से मतलब आगे देखेंगे ये वाला इतना आसानी से बन नहीं पाता है। FeBr3 का ब्रोमीन की तरफ जो एफिनिटी है वो इतना भी ज्यादा नहीं होता है जो कि Br प्लस जो है वो हमारा प्रॉपर बन जाए। तो वो इसी पोजीशन पर बेंजीन आके अटैक करता है और बेंजीन आके अटैक करके ये वाला बॉन्ड को रिमूव करता है
तो इन द स्लो स्टेप प्लस FeBr4 minus, and that in equilibrium again gives FeBr3 plus Br minus. Br minus जो है वो हमारा बेस बन गया और ये Br माइनस वापस हाइड्रोजन को स्नैच किया. इन द फर्स्ट स्टेप इट गिव्स Br. Okay. Now, fourth is nitration. अच्छा, नाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्या डालते हैं? बेंजीन रिंग पे हम डालते हैं कंसेंट्रेटेड HNO3 और साथ में हमारा डालते हैं कंसेंट्रेटेड H2SO4 और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है नाइट्रोबेंजीन. So how does it happen? अच्छा, H2SO4 और HNO3 में कंसेंट्रेटेड फॉर्म में H2SO4 is a stronger acid. So H2SO4 यहां पर पहले एसिड की तरह बिहेव करेगा एंड डेफिनेटली करस्पॉन्डिंगली बेस की तरह बिहेव जो करेगा वो करेगा HSO4 माइनस. ठीक है. ओके. नाउ HNO3 क्योंकि वीकर एसिड है, HNO3 का स्ट्रक्चर क्या है? N double bond O OH. This is a weaker acid with respect to H2SO4. तो H2SO4 अगर H प्लस दे रहा है तो यहां से H प्लस लेगा नाइट्रिक एसिड, तो बन जाएगा N. And then water releases with the formation of the electrophile NO2 plus. जो कंसेंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर. सो बेंजीन रिंग पे NO2 प्लस, तो रिंग पे सबसे पहले यहां पर अटैक इन द स्लो RDS, N डबल बॉन्ड O, और बेस की तरह यहां पर बैठा हुआ है हमारा HSO4 माइनस. तो यहां पर जो बेस होता है वो होता है HSO4 माइनस, और ये हमारा HSO4 माइनस यहां से हाइड्रोजन को स्नैच करता है, ये वाला बॉन्ड यहां पर. सो इन द फर्स्ट स्टेप it gives a nitrobenzene. ठीक है. Now the last one, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है. सल्फोनेशन. Now सल्फोनेशन में हम क्या डालते हैं? बेंजीन रिंग पे हम डालते हैं फ्यूमिंग H2SO4 और ओलियम.
तो हमारा बन जाता है बेंजीन पे SO3H। नाउ व्हाट इज स्विमिंग सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4 क्या करता है? H2SO4 सबसे पहले देता है H+ और HSO4-। बाय द वे, व्हाट इज ओलियम? ओलियम इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4। तो ये हमारा, अगर हमारा एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो बेस की तरह बिहेव कौन करेगा? डेफिनेटली हमारा SO3। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर H+ पे अटैक करेगा और ये बन गया है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। एंड ये जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना, बेंजीन रिंग यहां पर अटैक और बन गया है SOOH प्लस। अच्छा, नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम। यहां पर सेकंड स्टेप RDS क्यों होता है? ध्यान दो, ये वाला हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा एसिडिक है। इनफैक्ट वो ये वाला हाइड्रोजन से भी ज्यादा एसिडिक है। तो बेस जब आएगा तो उस कारण पे वो मोर एसिडिक हाइड्रोजन की तरफ जो है वो हमारा पहले जाएगा और उस कारण पे व्हाट विल हैपन इज ट्राई टू रियलाइज डबल बॉन्ड O। ये अगर हमारे पास है, अब यहां पर HSO4-, ये वाला हाइड्रोजन को पहले स्नैच करेगा, ना कि वो बेंजीन रिंग वाला हाइड्रोजन को। और ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप और ये वाला बॉन्ड आ गया यहां पर। वापस हमारे पास जो बन गया दैट इज बेंजीन प्लस SO3। और इस कारण पे क्या हुआ? देखो, फर्स्ट स्टेप भले ही स्लो है, सेकंड स्टेप में ज्यादातर केस पे प्रोडक्ट हमें मिलेगा ही नहीं। यानी एडिशन ऑफ SO3 is now reversible। यानी लगातार सल्फोनेशन होगा, लगातार डीसल्फोनेशन होगा। ज्यादातर केस में हाइड्रोजन जाने के बदले, क्योंकि मोर एसिडिक हाइड्रोजन है तो SO3H वाला हाइड्रोजन ही जाएगा। यानी भले ये वाला स्टेप में मुश्किल से जुड़ रहा है, लेकिन जितना जुड़ेगा उसमें से 99.9% मॉलिक्यूल्स में वापस डिसल्फोनेशन हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में दो एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण लेसर एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी सल्फोनेशन तो केवल तभी होगा जब ये वाला हाइड्रोजन के बदले अगर मेहरबानी हो हमारा HSO4- का, जब कभी कभार मुश्किल से ये लेस एसिडिक हाइड्रोजन वाले को उड़ाएगा, तभी हमारा सल्फोनेशन जो है वो हमारा प्रोसीड करने वाला है। यानी मोस्ट ऑफ द कोलिजन इन द फर्स्ट स्टेप becomes ineffective due to the
second step, and that's why second step is RTS. Okay.